बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फिज़िक्स क्लास 11 के चैप्टर नंबर 4 रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन के एमसीक्यूज़ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एमसीक्यूज़ डिस्कस करते हैं। तो एमसीक्यू नंबर 1 है 1 रेडियन इज़ अबाउट। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी 57, क्योंकि 1 रेडियन इक्वल टू 360/2 पाई होता है या 180/पाई से भी आप निकाल सकते हैं। तो ये तकरीबन 57.3 है। ये बुक में भी मेंशन है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 57 के करीब हो गया। सेकेंड एमसीक्यू है व्हील टर्न्स विद कांस्टेंट एंगुलर स्पीड देन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी द व्हील टर्न्स थ्रू इक्वल एंगल्स इन इक्वल टाइम्स। क्योंकि जब एक पहिया अगर कांस्टेंट एंगुलर स्पीड के साथ टर्न कर रहा है तो उसके जो जितने भी पॉइंट्स हैं उनके रिम के ऊपर ना ही उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी होगी, ना ही उसके कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगी, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है। ठीक है, और ना ही ऑप्शन डी और ऑप्शन ई करेक्ट हो सकता, क्योंकि एंगल भी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रहा है, क्योंकि वो एक सर्कुलर मोशन में है और उसकी स्पीड भी कांस्टेंट है। थर्ड एमसीक्यू है द रोटेशनल इनर्शिया ऑफ अ व्हील अबाउट इट्स एक्सल डज नॉट डिपेंड अपॉन इट्स। तो यानी कि रोटेशनल इनर्शिया जो होता है, या हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसको कहते हैं, वो किन चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है। किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है? ऑप्शन ए डायमीटर, मास या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी स्पीड ऑफ रोटेशन, क्योंकि इनर्शिया मास और रेडियस पे डिपेंड करता है, डेंसिटी पे डिपेंड करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है कि कितना मास बॉडी में किस तरफ को ज़्यादा है, उसकी रिम्स की तरफ ज़्यादा है या उसके सेंटर की तरफ ज़्यादा है। ये इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, या मास के पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करता है। और जितना भी डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस पे डिपेंड करता है। जैसे कि हम इनर्शिया का फार्मूला भी देख सकते हैं कि इनर्शिया इज इक्वल्स टू mr²। तो इस एमसीक्यू में स्पीड ऑफ रोटेशन एक वाहिद चीज़ है जिस पे इनर्शिया डिपेंड नहीं करता, यानी कि इनर्शिया इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी या स्पीड। एमसीक्यू नंबर 4 अ फोर्स विद अ गिवन मैग्नीट्यूड इज़ टू बी अप्लाइड टू अ व्हील द टॉर्क कैन बी मैक्सिमाइज बाय। यानी कि जब आप एक व्हील के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो किस तरह से मैक्सिमाइज किया जा सकता है, किस तरह से सबसे ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी कि अप्लाइंग द फोर्स एट द रिम टेंजेंट टू द रिम। ठीक है, जैसे हम देखते हैं कि ये एक व्हील है, तो अगर हम इसके नियर द एक्सिस कोई फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, नियर द एक्सिस कोई भी आप फोर्स अप्लाई करोगे तो आपकी मूवमेंट कम होगी, यानी कि आपका टॉर्क जो है वो मिनिमाइज रहेगा, मैक्सिमाइज नहीं हो सकता, या मूवमेंट ज़ीरो भी हो सकती है अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सिस के करीब अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, किसी भी किस्म की फोर्स अप्लाई करेंगे तो नियर द रिम वाले जो नियर द एक्सिस वाले जो दोनों ऑप्शन हैं वो आपके रॉन्ग हो जाएंगे। अब नियर द रिम में भी जो सबसे ज़्यादा आपको टॉर्क प्रोड्यूस करेगा वो टेंजेंट टू द रिम होगा, यानी कि जो आप टेंजेंटली अप्लाई कर रहे हैं फोर्स को वो मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, एमसीक्यू नंबर 5 एन ऑब्जेक्ट रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स एक्सिस आई इज इट्स रोटेशनल इनर्शिया एंड अल्फा इज इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन इट्स। यानी कि ये क्या है सेंटेंस? ये डेफिनेशन ऑफ टॉर्क नहीं है, ये डेफिनेशन ऑफ रोटेशनल इनर्शिया भी नहीं है, और ना ही एंगुलर एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है, बल्कि ये न्यूटन सेकंड लॉ की रोटेशनल इक्विवेलेंट है। क्योंकि जहाँ पे हमने पढ़ा है कि रिलेशनशिप क्या होती है, डिराइव की है एक रिलेशनशिप टॉर्क की विद मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर एक्सेलरेशन, तो हमने निकाला था कि समेशन ऑफ टॉर्क बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यही रोटेशनल इक्विवेलेंट ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ है, क्योंकि ये फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए, जो न्यूटन सेकंड लॉ की इक्वेशन है उसमें एम ए की जगह यानी कि इनर्शिया और अल्फा आ जाता है। तो अब हम आ जाते हैं एमसीक्यू नंबर 6 पे। द एंगुलर मोमेंटम वेक्टर ऑफ अर्थ अबाउट इट्स रोटेशन एक्सिस ड्यू टू इट्स डेली रोटेशन इज डायरेक्टेड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी नॉर्थ,
क्योंकि जब ज़मीन अपने एक्सिस पे रोटेट करती है तो उससे जो मोमेंटम क्रिएट होता है, जो मोमेंटम होता है अर्थ का, वो हम राइट हैंड रूल से मालूम करते हैं। और अगर हम इसकी रोटेशन के डायरेक्शन से राइट हैंड रूल से मालूम करें तो वह नॉर्थ की तरफ डायरेक्ट करेगा। अब MCQ नंबर 7, a stone of 2 kg is tied to a 0.5 meter long string and swung around a circle at angular velocity of 12 rad per second. The net torque on the stone about the center of the circle is, तो इसका करेक्ट आंसर है 0 न्यूटन मीटर, क्योंकि अबाउट द सेंटर ऑफ द सर्कल पे जो टॉर्क होगा वो 0 के बराबर ही होगा। MCQ number 8, a man with his arms at his sides is spinning on a light frictionless turntable. When he extends his arms, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, his angular momentum remains the same। ठीक है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती है, एंगुलर मोमेंटम एक बॉडी का कंजर्व रहता है अगर एक बॉडी रोटेशनल मोशन में है। तो जैसे एक फिगर स्केटर है, अगर वो स्पिन करते हुए अपनी आर्म्स को खोल लेता है तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है, जबकि अगर वो अपनी आर्म्स को अपने सीने के साथ लगा लेता है यानी कि फ्लेक्स कर लेता है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो जाती है। लेकिन एंगुलर मोमेंटम सेम रहता है यानी कि कंजर्व रहता है। MCQ नंबर 9, a space station revolves around the earth as a satellite 100 km above the earth's surface. What is the net force on an astronaut at rest inside the space station? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 0, यानी कि वो वेटलेस होगा। जो भी एस्ट्रोनॉट होगा या होगी वो वेटलेस होगा, क्योंकि उस पर कोई भी नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रही होगी। अब जी लास्ट MCQ है, इफ़ द एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज़ 0 देन इट्स, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एंगुलर मोमेंटम इज़ कंजर्व्ड। क्योंकि जब अगर कोई टॉर्क जितने भी एक्ट्स कर रहे हैं अगर वो उनका सम 0 है तो इसका मतलब है कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। यानी कि लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम के मुताबिक अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही है तो एंगुलर मोमेंटम सेम रहता है। जी, तो अब हम आ जाते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। तो लॉन्ग क्वेश्चन जो इस चैप्टर से इम्पॉर्टेंट हैं उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है और बैंक्ड कर्व की डेरिवेशन है हो सकती है। ये 3 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं। इसके अलावा एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन की डेरिवेशन आ सकती है और ऑर्बिटल वेलोसिटी की भी डेरिवेशन आ सकती है। फिर इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस ये हैं, इनमें से जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसमें आपको डिफरेंशिएशन है जो लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी की या लीनियर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम की डिफरेंशिएशन है। इसी तरह से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन की डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर वेलोसिटी ये है। फिर जो फैक्टर्स जिन पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है वो आ सकते हैं, या वो फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी को। और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है जो कि रिलेशनशिप शो करती है बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर एक्सेलरेशन वाली, यानी कि ये वो जो रोटेशनल इक्विवेलेंट ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ है, ठीक है। इसके अलावा जो डेरिवेशन लॉन्ग क्वेश्चन में दी गई है v इज़ इक्वल्स टू आर ओमेगा या a इज़ इक्वल्स टू आर एल्फ़ा, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन का ये है कि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन के आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो आपको आपका चैप्टर अच्छी तरह पता होना चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपके जहन में, तो कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन होगा आप हल कर सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं वो चूँकि रिलेटेड होते हैं डेरिवेशंस वगैरह से, तो वो तो उसी तरह से आएंगे, पैटर्न वही होगा, लेकिन ये कि शॉर्ट क्वेश्चंस कहीं से भी बुक में से आ सकते हैं और ये आपके कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है। तो आप एक दफ़ा चैप्टर को अच्छी तरह ज़रूर पढ़िए। अब जहाँ तक न्यूमेरिकल्स की बात है तो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि इसमें से एक न्यूमेरिकल आ जाए आपको, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं उस पर मैंने टिक किया हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल्स में से भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं उन पे टिक किया हुआ है, लेकिन ये कि बहरहाल सारे न्यूमेरिकल्स ही आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए और सारी एग्जाम्पल्स की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो यहाँ हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है।
उम्मीद है आपको समझ आया होगा और आपके एग्ज़ाम्स में मददगार साबित होगी। दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।